इस कहानी में रिचर्ड नाम का आदमी बताता है कि जापान में एक अमीको नाम की रानी थी। वह रानी ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो किसी भी इंसान को मार देती और जिंदा भी कर देती थी। उसके मैजिक की वजह से जापान के कुछ लोगों ने उसको एक आइलैंड में कैद कर दिया था। उस दिन से लेकर जापान के लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। और रिचर्ड भी ये मालूम करने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं, वो उस आइलैंड में चला जाता है और रिचर्ड वहाँ पहुँच जाता है। और उसके पहुँचने के बाद रिचर्ड की बेटी लारा पीछे अकेली रह जाती है। उसके बाद हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है कि रिचर्ड की बेटी लारा एक क्लब में मार्शल आर्ट सीख रही होती है। जब लारा का ये मैच ख़त्म होता है तो मैच ख़त्म होते ही क्लब का ऑनर आ जाता है और वो लारा से उसकी फीस मांगता है। लेकिन लारा के हालात ठीक नहीं होते। वो उसके पैसे देने के लिए साथ बाइक कोरियर का काम शुरू कर देती है। वो बाइक डिलीवरी का काम करके वो पैसा कमाती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। और ऑफिस पहुंचते ही लारा के कुछ दोस्त बैठे होते हैं जो उसको बाइक रेस के बारे में बताते हैं। और उसके दोस्त कहते हैं इस शहर में एक साइकिल रेस होने वाली है। उस साइकिल रेस में एक आदमी अपनी साइकिल के पीछे एक बालू लटकाएगा और बाकी सब लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाएंगे। अगर वो लोग बालू को नहीं पकड़ पाते और बालू रखने वाले को $600 मिलेंगे। लारा $600 सुनते ही वो इस रेस में हिस्सा लेने का सोचती है। फिर लारा इस रेस में हिस्सा लेने के बाद अपनी साइकिल के पीछे बालू लगा लेती है और सब लोग उस बालू को पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। और लारा आगे आगे साइकिल दौड़ा रही होती है और उसके पीछे बाकी सब लोग होते हैं। तो अचानक लारा को एक आदमी नजर आता है जो इसके फादर की तरह होता है। उस आदमी को देखते ही लारा अपने फादर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसी दौरान लारा की साइकिल पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहाँ पर उसको एना नाम की एक लेडी मिलने के लिए आती है। वह लेडी इसके फादर की बिजनेस पार्टनर थी। और यहाँ पर पता चलता है कि जब रिचर्ड 7 साल वापस नहीं आता, यहाँ पर एना लारा से उसके फादर की कुछ बातें शेयर करती है और कहती है कि मैं तुमको यहाँ से छुड़वाने के लिए आई हूँ। और साथ ही एना कहती है मैं तुमको कुछ रकम देती हूँ। लेकिन लारा वो रकम लेने से इनकार कर देती है। लेकिन अभी तक लारा ने अपने फादर की प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने हाथ में नहीं लिया था, क्योंकि लारा ये सोचती थी कि उसका फादर अभी भी जिंदा है। फिर एना लारा को बताती है अगर तुमने अपने फादर की प्रॉपर्टी नहीं ली तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगी। फिर लारा अपने फादर की प्रॉपर्टी लेने के लिए मान जाती है। फिर एना लारा को यहाँ से रिहा करवा कर उसको अपने घर भेज देती है। और लारा घर पहुँचते ही काफ़ी देर बैठकर सोचती है कि जब इसके फादर इसको छोड़कर जा रहे थे, उस दिन लारा छोटी सी थी, तो उस दिन उसके फादर ने उसकी माँ का लाकर लारा को दिया था और लाकर देते हुए साथ ये भी कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। फिर इस कहानी में हमको दिखाया जाता है कि लारा अपने फादर की कंपनी में पहुंचती है। वहां पर पहुंचकर कुछ पेपर पर साइन करती है। पेपर साइन करने के बाद लारा का वकील उसको एक छोटा सा बॉक्स देता है, क्योंकि वो छोटा सा बॉक्स रिचर्ड ने लारा के लिए छोड़ा था। उस बॉक्स के अंदर एक गेम थी। लारा उस गेम को सॉल्व करने की कोशिश करती है और उसके अंदर से एक पिक्चर निकलती है जो उसके फादर और लारा की थी। उस पिक्चर के साथ एक नोट और एक चाबी भी होती है। उस नोट पर इसके फादर ने आखिरी सफर के बारे में लिखा हुआ था। नोट पढ़ने के बाद लारा यहाँ से निकलकर सीधा अपने फादर की कब्र पर जाती है और ठीक उस जगह पर पहुँच जाती है जो नोट पर लिखा हुआ था। यहाँ पहुँचकर लारा अपने फादर के पहले रूफ को ढूंढती है जो उस नोट पर लिखा हुआ था। जब लारा अपने फादर के नाम के रूफ को दबाती है और दबाने के बाद एक लॉक बाहर निकलता है। उस लॉक को एक चाबी की मदद से खोलती है। जैसे ही वो लॉक खोलती है तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे से लारा अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने के बाद लारा को पता चलता है कि ये इसके फादर का एक सीक्रेट ऑफिस है और यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें देखती है और कुछ नकली पासपोर्ट भी पड़े हुए थे और साथ ही एक पुराना वीडियो कैमरा भी पड़ा हुआ था। लारा जब वीडियो कैमरा ऑन करती है तो उस वीडियो कैमरे में इसके फादर ने इसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। इस वीडियो में रिचर्ड लारा को ये बताता है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उस वक्त रिचर्ड बहुत परेशान था। तब उसको मीका नाम की एक रानी का पता चला था कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करती है और इसीलिए वो उसको ढूंढने निकल पड़ा था ताकि वो अपनी वाइफ को वापस ला सके। फिर इसी वीडियो में वो लारा को अपनी सारी रिसर्च को जला देने का कहता है ताकि उसकी ये रिसर्च दूसरे लोगों के हाथों में न लग जाए। फिर यहाँ पर लारा को अमीको की जानकारी वाला एक बॉक्स मिलता है, लेकिन लारा उस बॉक्स को जलाती नहीं है। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि रिचर्ड अमीको को ढूंढने के लिए एक लू नाम के आदमी के पास गया था और रिचर्ड उस आदमी के साथ यामाताई गया था। फिर लारा भी अपने फादर को ढूंढने के लिए यामाताई जाने का प्लान बनाती है, लेकिन लारा के पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि अभी तक उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किया था। फिर लारा को ख्याल आता है कि वो अपनी माँ का लॉकर बैंक में गिरवी रख कर पैसे लेगी
फिर वो बैंक से पैसे निकाल लू की तलाश के लिए हांगकांग के लिए निकल जाती है। यहाँ पर पहुँचते ही लारा के पास कुछ लड़के आते हैं जो इसकी मदद करने को कहते हैं, लेकिन वो लड़के इसका बैग छीन कर फरार हो जाते हैं। लेकिन लारा भी उन लड़कों के पीछे भागकर उस लड़के को पकड़ लेती है जिस लड़के के पास लारा का बैग होता है, और एक लड़का लारा को चाकू दिखाता है। चाकू देखते ही लारा अपना बैग लेकर भाग जाती है और वो लड़के लारा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं। लारा भागते भागते लो की शिप तक पहुंच जाती है और लो उस शिप से बाहर आता है और एक फायर करता है तो लड़के भाग जाते हैं। इसके बाद लारा लो को एक पेपर दिखाकर अपने फादर के बारे में पूछती है, क्योंकि लारा को जो रिचर्ड की ऑफिस से जो कागज मिला था उस पर लो का नाम लिखा हुआ था। फिर लो लारा को बताता है कि मेरे फादर का नाम भी लो था, जो उस आइलैंड पर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। फिर लारा लू को कहती है हम दोनों के फादर यामाताई गए थे। फिर लू लारा को बताता है ये आइलैंड बहुत खतरनाक है, जो आदमी भी इस आइलैंड पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर लारा के बोलने से पहले दोबारा उसको वार्निंग देता है और उसको कहता है इस आइलैंड पर जाने का सोचना भी मत, और साथ ही उसको कहता है कि मैं उस आइलैंड पर नहीं जाऊंगा। फिर लारा को ख्याल आता है कि शायद लू पैसे कमाने के चक्कर में है, क्योंकि लू के ऊपर काफी कर्जा भी था और वो पैसों के लिए ना कर रहा था। जब लारा ने उसको पैसे दिए तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो अगले दिन यामाताई जाने के लिए शिप पर बैठकर दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए लारा को अपने फादर के सामान से एक बहुत पुरानी चीज मिलती है। उस पुरानी चीज को देखने के बाद लारा को पता चलता है कि अमीको के मकबरे तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और मकबरे के अंदर जाने के लिए अपने फादर की कुछ और चीजें देखती हैं तो उसको एक नोटबुक मिलता है जिस पर ट्रेंटी नाम लिखा हुआ था। यह ट्रेंटी अमीको को ढूंढकर उसकी मदद से दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती थी। फिर एक दिन सफर के दौरान लारा शिप में सो रही थी तो उसकी अचानक आंख खुलती है और वो देखती है कि समंदर की खौफनाक लहरें इनकी शिप को टकरा रही हैं। फिर लारा डरते हुए लू के पास चली जाती है और लू कहता है हम यामाताई के पास हैं, लेकिन समंदर की खौफनाक लहरों की वजह से इनका शिप इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब समंदर का खौफनाक तूफान ज्यादा होता है तो लू उसको शिप छोड़ने के लिए कहता है, तो लारा अपने फादर का सामान लेने के लिए जाती है और इसी दौरान इनकी शिप एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है और लारा फौरन पानी में छलांग लगा देती है और लू को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन लू इसको नहीं मिलता। उसके बाद लारा समुद्री तूफान से लड़ते हुए आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है और आइलैंड पर खड़े कुछ लोग लारा को देखकर उसको मारने लगते हैं और लारा बेहोश हो जाती है। अगले ही दिन जब लारा को होश आता है तो वो देखती है वो एक कैंप में होती है। इस कैंप में लारा के सामने एक बोझल नाम का आदमी बैठा हुआ था। फिर लारा अपना बैग चेक करती है जिस पर बोझल उसको कहता है मैंने तुम्हारे फादर की सब चीजें बैग से निकाल ली है। फिर बोझल लारा को उसके फादर के बारे में बताता है और कहता है तुम्हारे फादर ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था और तुम्हारे फादर के इनकार करने की वजह से मैंने उसको मार दिया। असल में बोझल भी रिचल का पीछा करते हुए अमीको को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। जब बोझल कैंप से बाहर चला जाता है तो लारा बाहर निकल कर देखती है कुछ मजदूर ब्लास्ट करके पत्थर तोड़ रहे थे। फिर उसी दौरान एक गार्ड आता है और लारा के दोनों हाथों को बांध देता है। उसी दौरान लारा की नजर लो पर पड़ती है और लो को भी बोझल के आदमियों ने पकड़ रखा था। यहाँ पर लो लारा को भागने का इशारा करता है और गार्ड उसको देख लेती हैं और इसी दौरान यहाँ पर बोझल आ जाता है और दौर से कहता है मुझे अमीको के बारे में पता चल चुका है। और इसी दौरान एक गार्ड फायर करता है और सब लोगों को इकट्ठा करके अमीको की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जाते हुए लारा लू को कहती है कि बोझल ने मेरे फादर को मारा है। फिर लू लारा को कहता है यहाँ के वर्कर से मुझे पता चला है कि बोझल ने मेरे फादर को भी मारा है। और सफर करने के दौरान लू और लारा आपस में बातें कर रहे थे तो उधर बोझल एक जगह पर रुक जाता है और नोटबुक खोल कर देखता है। नोटबुक देखते ही उसको अमीको की कब्र का पता चल जाता है और कब्र का गेट खुलवाने के लिए सब वर्कर को काम पर लगा देता है। उसी दौरान एक बूढ़ा आदमी काम करने की वजह से गिर जाता है। लू और लारा उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बोझल उसको गोली मार देता है। उसी दौरान लू लारा को यहाँ से भगाने के लिए एक गार्ड पर अटैक करता है, जिसके बाद लारा यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर लू भी लारा के पीछे जंगल की तरफ भागता है और उसी दौरान बोझल आ जाता है और वो लू को गोली मार के जख्मी कर देता है और बोझल लू को अपने पाँव के साथ मारता है और उधर लारा भागती हुई एक नदी के पास पहुंच जाती है। नदी पार करने के लिए वो लकड़ी के ऊपर चढ़ती है लेकिन लकड़ी टूट जाती है और वो नदी में गिर जाती है। पीछे गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं। नदी का पानी इतना तेज था लारा टूटे हुए जहाज को पकड़ लेती है और वो कोशिश करके उस जहाज के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन लारा का वजन ज्यादा होने की वजह से जहाज टूटने लगता है और वो फौरन भागकर जहाज के बड़े हिस्से को पकड़ लेती है। तो उसी दौरान लारा को जहाज के अंदर एक पैराशूट का बेल्ट नजर आता है और वो उसको पकड़ लेती है। फिर वो पैराशूट की मदद से दरख्तों को टकराते हुए जंगल में जा गिरती है और लारा को काफी चोटें भी आती हैं।
फिर रात के वक्त लारा एक जगह पर छुप जाती है और उस जगह से राकेश नाम का एक गार्ड उसको पकड़ लेता है, लेकिन लारा अपने तेज दिमाग की वजह से उस गार्ड को मार देती है। फिर लारा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलती है और उसको अचानक एक परछाई नजर आती है। लारा उस परछाई का पीछा करते करते उसको एक आदमी नजर आता है। वो आदमी एक चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर लारा भी उस आदमी के पीछे चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद लारा को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं, इसका फादर रिचर्ड है, और रिचर्ड भी उसको देखकर खुश हो जाता है और साथ ही अपनी बेटी लारा को कहता है तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर रिचर्ड उठकर लारा के पास चला जाता है और उसके जख्मों को देखने लगता है और उसके जख्मों पर पट्टियाँ लगाने के बाद उसको आराम करने को कहता है और लारा वहाँ पर ही सो जाती है। फिर अगले दिन बोजल अमीको की कब्र का गेट ढूंढ लेता है और साथ ही अपने बॉस को फ़ोन करके उसको यहाँ पर आने का कहता है। और दूसरी तरफ लारा सुबह होते ही अपने फादर की दाढ़ी काटने में मदद करती है और अपने फादर की दाढ़ी काटती है। फिर उसी दौरान रिचर्ड लारा को बताता है कि बोजल ट्रिनिटी के लिए काम करता है, इसलिए उसको अमीको तक पहुँचने के लिए उसको रोकना होगा। फिर रिचर्ड लारा से पूछता है क्या तुमने वो रिसर्च जला दी है, लेकिन लारा उसको बताती है नहीं, वो रिसर्च अब बोजल के पास है। लारा की ये बात सुनते ही रिचर्ड घबरा जाता है, लेकिन लारा को ऐसी लगता था कि बोजल अमीको तक नहीं पहुंच सकता। फिर रिचर्ड लारा को बताता है कि अगर अमीको का मकबरा खुला तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। बोजल की ये बात सुनकर लारा तीर कमान उठाकर बोजल के कैंप की तरफ चली जाती है और रिचर्ड खड़ा होकर लारा को देखने लगता है, लेकिन लारा वहाँ से निकल जाती है। लारा वहाँ पहुँचते ही पहला निशाना एक गार्ड को बनाती है और वो गार्ड उसी जगह पर ही गिर जाता है और साथ ही सब लोगों को यहाँ से भागने का कहती है। फिर उसी दौरान वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और सब लोगों पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। फिर लारा और रो दोनों मिलकर गार्ड को मारते हैं। फिर उसी दौरान लारा देखती है कि उसका फादर अमीको के मकबरे के गेट के बाहर खड़ा है और उसी दौरान वहाँ पर बोजल आ जाता है और रिचर्ड को पकड़ लेता है और उसको गेट खोलने को कहता है, लेकिन रिचर्ड उसको बताता है अगर गेट खुल गया तो सब लोग मारे जाएंगे। जब रिचर्ड गेट नहीं खोलता तो बोजल अपने गार्ड को इसको गोली मारने को कहता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर लारा पहुँच जाती है और उस गार्ड को वो मार देती है। गार्ड के मरते ही बोजल रिचर्ड के ऊपर गन तान लेता है और लारा को गेट ओपन करने को कहता है। फिर लारा उस रिसर्च को अपने ज़हन में रख कर इसको घुमाती है और घुमाने के साथ ऐसा ऐसा गेट खुल जाता है और अचानक ये गेट नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद लारा, रिचर्ड और बोजल की सारी टीम उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही सब लोग अंदर आगे आगे जाते हैं तो अचानक लारा का पाँव एक ट्रिगर पर आता है। उस ट्रिगर पर पाँव आने की वजह से एक चीज़ बाहर निकलती है और वो चीज़ एक गार्ड को लगती है और वो गार्ड वहीं पर ही मर जाता है। फिर सब लोग एक खाई तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो खाई के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और वो खाई पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसी दौरान एक गार्ड का पाँव एक ट्रिगर पर आता है और पाँव ट्रिगर पर आने की वजह से सब दरवाजे पत्थर की तरह डाक हो जाते हैं। फिर अचानक एक फ्लोर घूमने लगा